कंजर्वेटिव फोर्स, वर्क एनर्जी थ्योरम, ठीक है, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स. So next important topic is power. Okay. Now, how is power defined? Work done per unit time, which is also equals to rate of energy delivered. किसी भी क्वांटिटी का रेट कैसे निकालते हैं? उसको टाइम से क्या करते हैं? डिवाइड करके. किसी भी क्वांटिटी का रेट निकालना हो तो आप उसको टाइम से डिवाइड कर दीजिए. यू विल गेट द रेट ऑफ दैट क्वांटिटी. ओके, क्लियर है ये चीज? नाउ इससे एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट आता है जो कि बहुत टाइम आपको 11th में भी यूज करने को मिलेगा. वर्क डन को जरा लिखिए बेटा, कैसे लिखते हैं हम? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और रैदर इनटू ना कर कर यहां ये लिख सकते हैं हम, फोर्स डॉट प्रोडक्ट विद डिस्प्लेसमेंट. सिखाया था हमने आपको, स्केलर प्रोडक्ट डॉट प्रोडक्ट होता है ये वाला, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट. ये तो हमने वर्क को लिखा. टाइम, टाइम को तो लेना देना है नहीं वेक्टर से, है ना? तो क्या अब हम इसको इस तरीके से लिख सकते हैं, फोर्स डॉट डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम. और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम हमें क्या देता है बेटा? वेलोसिटी. तो पावर इज ऑल्सो डिफाइंड एज एफ डॉट वी. और नाइन्थ में चूंकि डॉट प्रोडक्ट नहीं सिखाया जाता है और फोर्स हमेशा वेलोसिटी के डायरेक्शन में या उसके अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होता है, तो हम डायरेक्टली पावर नाइन्थ में कैसे निकालते हैं? एफ इंटू वी. ठीक है, जो भी वेलोसिटी है उससे फोर्स को मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि नाइन्थ में आप स्केलर प्रोडक्ट वेक्टर प्रोडक्ट नहीं सीखते हो. ठीक है, तो नाइन्थ में हम बस फोर्स इंटू वेलोसिटी कर देते हैं, बट एक्चुअल में क्या है वो? एफ डॉट वी, है ना, दो वेक्टर का डॉट. ओके, तो एक बार क्लास 11 के तरीके से हम डॉट प्रोडक्ट निकाल देंगे. से फॉर एग्जांपल, एक एग्जांपल करेंगे हम क्लास 11 के तरीके का. मतलब आपको फोर्स का वैल्यू दे रखा है, आपको वेलोसिटी वेक्टर दे रखा है, फाइंड पावर. डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते बेटा? जैसे नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन होता है, ए प्लस बी इंटू एक्स प्लस वाई. कैसे मल्टीप्लाई करते हैं? इसका मल्टीप्लीकेशन क्या होता है? ए एक्स प्लस ए वाई, बी एक्स प्लस बी वाई. बट फर्क क्या है कि जब आप आई और जे वाला कंपोनेंट मल्टीप्लाई करेंगे डॉट प्रोडक्ट में, तो वो क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि आई और जे के बीच का एंगल क्या होता है? 90 डिग्री. तो इसमें बस और बस आई वाला आएगा. तो 3 2 जा 6, 5 4 जा 20. ये आया आपका आंसर 26. दूना 6 5 चक 20. ठीक है, 26. नाउ व्हाट इज द यूनिट ऑफ पावर? क्या वर्क का यूनिट क्या होता है? जूल. टाइम का यूनिट क्या होता है? सेकंड. जूल पर सेकंड इज डिफाइंड एज व्हाट? व्हाट. जूल पर सेकंड इज डिफाइंड एज व्हाट? व्हाट. यहाँ जो हमारा पावर आया होगा ये क्या होगा? 26 वॉट, गिवन दैट कि ये न्यूटन में है और ये मीटर पर सेकंड में है. नाउ
क्लास 9 में कैसे निकालेंगे वो, उसका भी एक एग्जांपल कर लेते हैं। से फॉर एग्जांपल एफ दे रखा है 10 न्यूटन, वेलोसिटी दे रखा है 20 मीटर पर सेकेंड। बताइए क्या होगा पावर। एफ इंटू वी विल गिव यू व्हाट, 200। ये आया आपका आंसर, 200। कुछ पूछना है इसमें आपको पावर में? तो पावर इज अ स्केलर क्वांटिटी, डॉट प्रोडक्ट जिसका भी निकालते हैं वो क्या होता है, स्केलर। जस्ट लाइक वर्क इट इज ऑल्सो स्केलर क्वांटिटी, है ना। कोई डायरेक्शन नहीं आ रहा ना बेटा, तो इट इज अ स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, तो पावर में इतना ही है। यूनिट्स ऑफ पावर है जैसे कि एचपी, घर पर सुना है ना, 1 हॉर्स पावर का पंप वगैरह होता है, 2 हॉर्स पावर का पंप होता है। 1 HP इज इक्वल टू हाउ मच वॉट, 746 वॉट। ये ध्यान रखिएगा, ये याद करने वाली चीजें हैं। इसी को किलोवाट में चेंज करना हो तो क्या करना होगा, 1000 से डिवाइड कर देंगे, दिस विल कन्वर्ट इनटू किलोवाट। ठीक है, तो ये सीखा हमने, 1 किलोवाट इज इक्वल टू 1000 वॉट। ठीक है, सब क्लास 10 में भी था। ठीक है, इसके बाद एक लास्ट टॉपिक बच जाता है पावर में, जो कि 9 में भी है, कॉमर्शियल यूनिट ऑफ एनर्जी, जो आपने क्लास 10 में किया होगा। इसको मैं छोड़ दे रहा हूं, है ना। तो उसमें हमने क्या सीखा था, 1 किलोवाट आवर इज इक्वल टू 1 यूनिट इज इक्वल टू 3.6 इंटू 10⁻⁶ जूल। तो हम क्या कंज्यूम कर सकते हैं बिजली बिल में, एनर्जी कंज्यूम करते हैं, ना कि पावर, है ना। बुलाया जाता है रॉन्गली कि पावर बिल आया है, बट क्या होना चाहिए उसका सही, एनर्जी बिल। ओके, वी पे फॉर कंज्यूमिंग एनर्जी, नॉट फॉर कंज्यूमिंग पावर। ठीक है, तो ये सब 10th में करा था, तो इसको मैं रहने दे रहा हूँ इसकी जगह पर। ठीक है, जो चीजें सिखानी थी वर्क पावर एनर्जी में इतना ही है, और कुछ अगर आ जाएगा तो क्वेश्चंस में तो देख लिया जाएगा। तो फिर अब क्वेश्चन प्रैक्टिस करते हैं हर चैप्टर का। स्टार्ट विथ हियर इटसेल्फ। ठीक है, बनाइए, काफी सारे डाउट्स क्लियर होंगे बनाने के बाद। थोड़ा सा विजिबिलिटी का इशू है, ठीक है, दिख जाएगा। पहला ही क्वेश्चन टफ दे दिया, कोई बात नहीं, बन जाएगा, सोचिए।
आसानी से बनना चाहिए। काफी समय मिल गया। ठीक है, पहला वाला 1 kg मास फॉल्स फ्रॉम अ हाइट 10 मीटर इनटू द सैंड मार्क्स। तो कितने दूर से गिर रहा है? 10 मीटर से। तो इनिशियली जब गिरेगा तो उसके पास बस और बस क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी। व्हाट विल बी दैट पोटेंशियल एनर्जी? 1 × G × H। ये आया आपका mgh पोटेंशियल एनर्जी जब वो ऊपर से गिरेगा। ठीक है, और जब वो टकराएगा तो उसका पोटेंशियल एनर्जी क्या हो जाएगा? 0। सारा का सारा एनर्जी क्या चीज में होगा? काइनेटिक एनर्जी के। तो हाफ mv²। ठीक है, सो 2 उधर जाएगा तो क्या बन जाएगा? 196। v² का वैल्यू विल बी 196, तो v का वैल्यू क्या हो जाएगा? 14 मीटर। बस, ठीक है, एक ही ऑप्शन है, बाकी तो है नहीं 14 वाले। बट तरीका तो पता होना चाहिए ना कि ये कैसे निकलेगा, है ना? हो सकता था खाली फोर्स पूछ लेता कितना फोर्स आया, है ना? वो कैसे निकालेंगे? बनाया किसी ने इसको 4900 वाले को? दो तरीका है, या तो आप s इक्वल्स टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर से एक्सेलरेशन निकालो, मास से मल्टीप्लाई करो, आंसर आ जाएगा। दूसरा तरीका क्या है? वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स। क्या होगा? लेट दैट फोर्स बी f। वर्क डन बाय रिटार्डिंग फोर्स f डॉट ds। 2 सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे। दिस विल बी योर वर्क डन, will be equals to change in the kinetic energy of the object. Final kinetic energy क्या है बेटा? Before coming to rest, the final is 0 and initial is how much? कितना निकाला?
ठीक है, इसको अगर आप सॉल्व करेंगे तो -1/2 इंटू 96, 98, उसके बाद ये जो 2/100 वाला है, 2 से 49, 100 उधर जाकर मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिलेगा, -4900। व्हाट डज माइनस साइन इंडिकेट्स, रिटार्डिंग फोर्स, फोर्स जो है अपोजिट डायरेक्शन में लग रहा होगा। तो इस तरीके से हम 4900 न्यूटन निकालेंगे। आया आपका आंसर 4900 वाला, आपको निकालना था, ऑप्शन से तो ऐसे भी आ जाता। इस तरीके से वर्क एनर्जी थ्योरम हम यहाँ पर लगा सकते हैं। इट्स अ वेरी गुड एग्जांपल ऑफ वर्क एनर्जी थ्योरम। ऐसे ही सवाल पूछता है। आगे 2 नंबर तो हो गया होगा, है ना। 2 नंबर का डायरेक्ट रिलेशन हमने उस दिन क्लास में लिखा था, क्या लिखा था, पी स्क्वायर अपॉन 2m इज इक्वल टू व्हाट, काइनेटिक एनर्जी। पी स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा, 2mk, पी का वैल्यू क्या होगा, स्क्वायर रूट ऑफ 2mk। ये आया आपका आंसर, कल ही करा था ना, कल ही कन्वर्जन करा था हमने। नेक्स्ट, थर्ड क्वेश्चन, ग्राफ बिटवीन पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द बॉडी इन रिलेशन टू द हाइट। क्या होता है, हाइट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा, घटता चला जाएगा। दोनों इनवर्सली रिलेटेड होते हैं, है ना। तो ये तो नहीं होगा, कांस्टेंट वाला भी नहीं होगा, आंसर क्या आएगा, ए। ठीक है, तो जब भी आप देखो ध्यान से, बॉल जब ऊपर से नीचे आ रहा होगा, ठीक है, तो इस रेस्पेक्ट में हाइट क्या होगी, बढ़ती जाएगी। पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा यहां पर आने के बाद, ठीक है, जीरो, ग्राउंड को जीरो मानकर आंसर विल बी as the distance increases potential energy decreases to zero। चलिए आगे 4 5 6 7 बनाइए। ये सारे क्लास 9 के क्वेश्चंस हैं, ओके, एक भी 11th का नहीं है। मतलब एनसीईआरटी के ऊपर वाला लेवल। फिगर बनाइए, बात का फिगर बनाइए।
4 हो गया बेटा 4। तो पहले बुलेट बना लेंगे इधर पर, है ना, इधर बुलेट है, ठीक है, इधर क्या है, ब्लॉक और बुलेट दोनों साथ में है बाद में, है ना, शुरू में क्या है बस बुलेट, बाद में ब्लॉक और बुलेट साथ में। जब ब्लॉक और बुलेट साथ में होगा बेटा तो दोनों का मास क्या हो जाएगा, ए प्लस सी। और इनिशियली सिर्फ बुलेट है, बुलेट का मास कितना है ए, और इसकी वेलोसिटी कितनी दे रखी है बी, तो इधर बी मान लेंगे इसकी वेलोसिटी है, और इसका वेलोसिटी एक्स मान लेंगे। इनिशियल मोमेंटम क्या लिखेंगे, ए इंटू बी। फाइनल मोमेंटम क्या लिखेंगे, ए प्लस सी इंटू एक्स। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ एक्स, ए बी अपॉन ए प्लस सी। खोजो ए बी अपॉन ए प्लस सी, ये रहा सी। 2 मीटर 3 मीटर की जगह आपको एक्स वाई जेड एबीसी लिखा हुआ था, करना तो वही है, डायग्राम बनाना है, इनिशियल मोमेंटम फाइनल मोमेंटम लिखना है, बराबर कर देना। ये वाला तो कल ही बताया था आपको, है ना, 5 नंबर। क्या सीखा था हमने कल 5 नंबर में, 2 kg का मास आप उठाकर कहां ले जा रहे हो, ऊपर ले जा रहे हो 1 मीटर, है ना, रेज्ड लिखा हुआ है। और फोर्स, ये वर्क डन किसका पूछा है, ग्रेविटी का। ग्रेविटी का फोर्स किधर लगेगा बेटा, नीचे की तरफ, कितना लगेगा, 2 × 9.8 विच इज इक्वल टू 19.6 न्यूटन। तो ग्रेविटी का फोर्स नीचे है, डिस्प्लेसमेंट ऊपर है, तो दोनों के बीच का एंगल कितना है, 180 डिग्री। तो 180 डिग्री के लिए कॉस क्या आता है, -1। तो जो वर्क डन होगा वो क्या होगा, 19.6 इंटू 1 इंटू कॉस ऑफ 180, -19.6 जूल होगा वर्क। सिखा था हमने आपको कल, दोनों अपोजिट डायरेक्शन में होंगे तो माइनस साइन के साथ लेंगे। 6 नंबर करना है, करिए। बड़ा इंपॉर्टेंट सा सवाल है, पहली बार पूछ लिया जाता है और हमें पता नहीं होता है पहली बार क्या होता है ये, ठीक है, थोड़ा सा बुद्धि लगाएंगे तो हो सकता है हो जाए। लो सोचो, इधर आओ, नहीं होगा, देख लो इसको। देखो बेटा, जब भी हमें वेलोसिटी एज अ फंक्शन ऑफ टाइम दे रखा होता था तो हम क्या करते थे, अगर मुझे एक्स निकालना होता था तो क्या करते थे, इंटीग्रेट करते थे, करते कि नहीं करते थे, इंटीग्रेट। बहुत अच्छा। और अगर ग्राफ दे रखा होता था वेलोसिटी टाइम का, तब एक्स कैसे निकालते थे, वेलोसिटी टाइम का अगर ग्राफ दे रखा होता था तब एक्स कैसे निकालते थे, एरिया से। याद है ये चीज, नाउ जब मैं आपको वर्क डन पढ़ा रहा था तो मैंने आपको छोटा वर्क डन भी लिखना सिखाया था, डी डब्ल्यू इज इक्वल टू इंटीग्रल ऑफ एफ डॉट डी एस सिखाया था। तो कहने का मतलब है जहां पर भी फंक्शन इंटीग्रेट हो रहा होगा इसका मतलब हमें उस ग्राफ का क्या निकालना है, एरिया। तो बेसिकली फोर्स और डिस्प्लेसमेंट से अगर हमें वर्क डन चाहिए तो कैसे निकलता है, वो इंटीग्रेशन से निकलता है, और इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ पर क्या होता है, एरिया। डिफरेंशिएशन का मतलब जब हम डी बाई डी एक्स करते हैं उसका मतलब ग्राफ पर क्या होता है, स्लोप। समझ आया दोनों के बीच का रिलेशन, इंटीग्रेशन का मतलब ग्राफ पर एरिया, डिफरेंशिएशन का मतलब ग्राफ पर स्लोप। कैसे रिलेटेड है सिखाया जाएगा और डिटेल में, बट अभी के लिए तो इतना ही। चलिए, तो वर्क निकालना है तो कैसे निकालते हैं, एफ डॉट डी एस का इंटीग्रेशन विच मीन्स व्हाट, हमें इस ग्राफ का क्या निकालना होगा, एरिया। निकालिए एरिया। यूनिट्स खाली चेक कर लीजिएगा ऐसा यूनिट में है या नहीं है, ये दोनों बिना इसको चेक किए हुए मत निकालिएगा, करिए। एरिया तो निकाल ही सकते हैं। और यहां पर एक छोटा सा पॉइंट भी नोट कर लेंगे अपने उसमें।
एरिया ऑफ फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स वर्क। नोट कर लीजिएगा, हो सकता है काफी हैंडी हो जाए। हो गया। तो ट्रेपेजियम का एरिया निकाल देंगे, हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड। इसका दूरी कितना है 4, इसका दूरी कितना है 8, इंटू हाइट। तो हाफ इंटू 12 इंटू 15, 90 जूल। ये आया आपका आंसर 90 जूल। 8 4 12, 6 - 2 4, 8 4 12, 6 और 15, ठीक है न्यूटन। आगे 8 नंबर छोड़ दीजिएगा, ये डेटा इज रॉन्ग।
20% of 1000 calorie will give you how much? 200. एक ही आंसर है, ठीक है। नाउ ये क्वेश्चन इसलिए है ताकि आपको एक नया यूनिट मिले एनर्जी का या फिर वर्क डन का। 1 कैलोरी इज इक्वल्स टू 4.18 जूल। ध्यान रखना है आप आज के बाद से। बहुत सारा क्वेश्चन आपको कैलोरी में आएगा, इस तरीके से कन्वर्ट कराना होगा, ठीक है। कैलोरी बेसिकली जब आप हीट पढ़ते हो तो वहां पर कैलोरी को इंट्रोड्यूस कराया गया था, ठीक है। और बाद में जो एसआई यूनिट आया वो जूल आया, ठीक है। तो बहुत जगह कैलोरी होगा, तो कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जूल, ठीक है। तो 4.18 से 200 को मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा? 836 जूल। ध्यान रहेगा ये। चलिए आगे 8 छोड़ दीजिए, आगे बनाइए। तो लिखो वर्क एनर्जी थ्योरम, लिखो दोनों की। वर्क एनर्जी थ्योरम लिखो दोनों की, ट्रैक के लिए और कार्य। स्मूथ सरफेस है ना बेटा, तो लिख सकते हैं आप। Work done by all the forces will be equal to what? Not kinetic energy. Change in the kinetic energy. Work done by all the forces will be equal to what? Change in the kinetic. लिखा हमने। बताओ फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? दोनों ही केस में फाइनल काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? बोथ आर गेटिंग व्हाट? रुक जाएगा तो कोई काइनेटिक एनर्जी रहेगा नहीं, जीरो। और शुरू वाला जो काइनेटिक एनर्जी है क्या है? दोनों में सेम। तो दोनों ही केस में वर्क डन क्या आएगा? 0 माइनस के विच इज इक्वल्स टू माइनस के, ठीक है। अब हाउ इज वर्क डन रिलेटेड? फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब बताओ दोनों का फोर्स क्या है? अलग अलग है या सेम है? पढ़ के बताओ। इक्वल फोर्स इन ईच केस। तो फोर्स भी दोनों का क्या हो गया? बराबर। फोर्स बराबर है, के आई दोनों केस में बराबर है, तो डिस्प्लेसमेंट दोनों केस में क्या होगा? बराबर। बोथ विल कवर द सेम डिस्टेंस। समझ आया ये? वर्क एनर्जी थ्योरम पहला लाइन समझ में आया?
फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, फाइनल काइनेटिक एनर्जी जीरो होगा, क्यों होगा? बिकॉज इट स्टॉप्स। तो दोनों के लिए वर्क डन इक्वल्स टू माइनस टाइम्स इनिशियल काइनेटिक एनर्जी। ये समझ में आया? नाउ वर्क डन को हम क्या लिखते हैं बेटा? फोर्स अप्लाइड इनटू डिस्प्लेसमेंट। अब दोनों ही केस में जब आपने ब्रेक लगाया तो क्या बोला है अज्यूम करने के लिए कि क्या कैसा फोर्स लग रहा है दोनों केस में? इक्वल। तो दोनों ही केस में अगर F इक्वल हो गया, के आई दोनों का सेम है, तो डिस्प्लेसमेंट भी दोनों का क्या होगा? सेम। तो इट विल कवर सेम डिस्टेंस। समझ आया? अब आप देखो ना, अगर आप ट्रक के लिए लिखते क्या लिखते? मान लो 10 न्यूटन रहता, डिस्प्लेसमेंट एक्स, काइनेटिक एनर्जी मान लो -100, और अगर आप उसके लिए लिखते, कार के लिए लिखते 10 न्यूटन डिस्प्लेसमेंट वाई, काइनेटिक एनर्जी अभी भी -100, तो एक्स और वाई क्या आते हैं आपस में? इक्वल आते। वही लिखा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 10, पहले क्वेश्चन नंबर 10 में कुछ थ्योरी लिख लो। थ्योरी क्या है कि सीजीएस यूनिट में, सीजीएस मतलब सेंटीग्राम, सेंटीमीटर, ग्राम और सेकंड, सीजीएस यूनिट, ठीक है? बहुत सारे यूनिट होते हैं, एमकेएस यूनिट, सीजीएस यूनिट, एसआई यूनिट, ठीक है? सीजीएस यूनिट में, ठीक है, फोर्स का जो यूनिट होता है वो क्या होता है? डाइन। फोर्स का जो यूनिट होता है दैट इज डाइन। और एसआई यूनिट में क्या होता है बेटा? हम सबको पता है, न्यूटन। सीजीएस यूनिट में डिस्प्लेसमेंट जो लेते हैं वो कौन सा लेते हैं? इन सेंटीमीटर। ऐसे कौन सा लेते हैं? मीटर। सिमिलरली सीजीएस यूनिट में जो वर्क का यूनिट आता है दैट इज कॉल्ड अर्ग, ठीक है? ऐसे क्या होता है? जूल। तो ये कुछ नाम है, याद रखना, ठीक है? 1 जूल इज इक्वल टू 10⁻⁷ अर्ग। यार एक बार चेक कर लेना, बहुत दिन बाद यार जी है, याद नहीं होगा। यही होना चाहिए। रुको यार, निकाल ही लेते हैं इसको। फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, फोर्स इज मास इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, एक्सेलरेशन इज मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, सेकेंड तो दोनों में सेम है, तो ये गया। मास इज इन ग्राम्स, 1000 ग्राम, मीटर इज 100, डिस्प्लेसमेंट इज इन अगेन मीटर, तो 100, 100 इंटू 1000, तो 2 4 3 7, 10⁻⁷ सही है। ये यूनिट कन्वर्जन आपको भी सिखाया जाएगा, ठीक है? करो इसको। अभी सीखा ना, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का ग्राफ हमें क्या देता है? वर्क डन। फोर्स और डिस्प्लेसमेंट पर क्या? एरिया निकालो, एरिया पढ़ लेना, काम से मतलब एरिया निकालना है। पीडीएफ भेज दूंगा, मान लेना चाहिए। यही पीडीएफ नहीं है, और भी है। खाली बार पावर एनर्जी है, ग्रेविटेशन का होगा। करो जितना होता है करो। यहाँ से वही बाहर सीबीएसई के अलावा जो चीज सब करके पहले से जाते हैं उनको आसान लगे, लगेगा भी है। जो चीज 8 9 10 से लोग कर रहे हैं, आप 11 में जाके शुरू करेंगे तो
डरना नहीं, करते करते ही सीख जाए। हो गया, एरिया निकल गया, तोड़ के एरिया निकाल दो सारा। दिस इज योर रेक्टेंगल, क्या एरिया होगा? दिस इज 1 सेंटीमीटर, दिस इज 10, तो इसका एरिया क्या हो जाएगा? 10 ERG। सारा सीजीएस में है ना, देखो 9 सेंटीमीटर और ERG में पूछा है क्वेश्चन। कैसा? 10 प्लस 10। उसके बाद ये कितना हो जाएगा? 20 इंटू 1, तो प्लस 20। ये क्या हो जाएगा? -20। और ये क्या हो जाएगा? अगेन प्लस 10। जोड़ देंगे सबको, क्योंकि एरिया अंडर फोर्स डिस्प्लेसमेंट ग्राफ गिव्स व्हाट? वर्क। तो +20 से -20 कैंसिल आउट हो जाएगा, क्या बचेगा? +10 और +10 20 ERG। आंसर क्या होगा? 20 ERG। आया आपका आंसर 20 ERG। और x इक्वल्स टू 1 से 5 के बीच में पूछा था क्वेश्चन, है ना? आगे देखना भी नहीं, 1 से लेकर 5 तक। आगे एक नंबर गलत नहीं होना चाहिए। इलेवन का आंसर क्या होगा? वर्क डन बाय सेंट्रीपिटल फोर्स। क्या होगा था ना? फोर्स अंदर की तरफ हो रहा होता है और डिस्प्लेसमेंट परपेंडिकुलर, तो इट विल बी ऑलवेज 0। सैटेलाइट वाला केस है। फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, तो क्या होगा? F इंटू S इंटू कॉस ऑफ 90, cos 90 is 0, is always 0।
दिस इज इंटरेस्टिंग. क्या होगा 12 का आंसर? बोलिए. कभी तो खेला भी तो होगा ऐसे करके छोड़ने वाला, रबड़ वगैरह सब नहीं करा कभी? लट्टू लट्टू नहीं करा कभी? मोबाइल गेम वाले बच्चे लट्टू तो खेला होता है. किसी भी चीज को अगर आप स्ट्रेच करोगे, ठीक है, तो उसके नेचुरल पोजीशन से ये स्ट्रेच होकर यहाँ आएगा, और जब स्ट्रेच करके यहाँ पकड़े हुए होगे तो यहाँ पर इसकी वेलोसिटी क्या होगी? है ना. जब आप इसको छोड़ोगे तो ये ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, फिर बीच में यहाँ कहीं आएगा, और फिर और ऊपर जाएगा, यहाँ दबेगा. इस केस में स्प्रिंग क्या रहेगा? पूरा दबा हुआ. यहाँ पर भी ये डायरेक्शन चेंज होगा तो यहाँ पर भी वेलोसिटी क्या होगी? यहाँ वेलोसिटी 0, यहाँ वेलोसिटी 0, ये तो गया. maximum at the bottom and just before it is released. Coming to its natural position. एक बात बताओ, जब इसको आप ऊपर छोड़ोगे, ऊपर की तरफ अगर इसकी वेलोसिटी नहीं होगी तो ये क्या कभी ऊपर जा सकेगा? ठीक है. तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए जो पोजीशन आएगा वो कौन सा पोजीशन आएगा? ये मैक्सिमम इन द मिडिल ऑफ द. एनर्जी कन्वर्जन से भी आप कर सकते थे. हमने क्या सीखा था? यहां से यहां इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी. सिमिलरली यहां से यहां इसके पास क्या होगा? पोटेंशियल एनर्जी. बट इस पॉइंट पर इसका पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? हाफ के इंटू 0² होगा ना. कोई कंप्रेशन अगर नहीं हुआ तो. अगर पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पर 0 है, यहाँ पर कुछ मैक्सिमम है, तो बीच में कहीं ना कहीं तो आपका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम आएगा. यहाँ पर पोटेंशियल एनर्जी इज व्हाट? आंसर विल बी ए. 12 का. हो गया 13 नंबर. जस्ट करा. पहला जो क्वेश्चन था वही है. mgh इक्वल्स टू हाफ mv स्क्वायर. mgh इज इक्वल्स टू हाफ m का वैल्यू कितना है? b स्क्वायर. b स्क्वायर का वैल्यू कितना है? 400. b का वैल्यू विल बी 20 मीटर. इसका वर्क एनर्जी थ्योरम से आपको निकाल लीजिएगा कितना रिटार्डिंग फोर्स हो. माइनस में आएगा. कैसे आएगा वो? F into displacement is equals to half into 2 half mv square. फाइनल वेलोसिटी विल बी 0 क्योंकि वो स्टॉप हो जा रहा है. इनिशियल वेलोसिटी कितना होगा? ये जो निकाला 20. This will give you the value of retarding force. इंटरेस्टिंग क्वेश्चन. क्या होगा ग्राफ इसका बताइए.
रिलेशन बिटवीन मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी। मोमेंटम को y एक्सिस पर रखा गया है, काइनेटिक एनर्जी को x पर रखा गया है। पहले तो रिलेशन लिखो, मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी का रिलेशन लिखो। ये आया ये मोमेंटम को कहाँ रखा गया है, y एक्सिस पर। बेसिकली ये इक्वेशन मोमेंटम की जगह क्या रखेंगे, y, काइनेटिक एनर्जी की जगह क्या रखेंगे, x। ये इक्वेशन बनेगा y स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2mx। अब कैसे करेंगे सॉल्व, कोई बात नहीं, एलिमिनेशन देखते। इसका ग्राफ कैसा बनता है बेटा, तो सीखा है लीनियर पावर का ग्राफ कैसे बनता है, स्ट्रेट लाइन। लीनियर तो है नहीं, ये दोनों तो नहीं होगा, ठीक है। और इसके बाद फिर आपको वाई स्क्वायर का ग्राफ, ये तो सुना है कहीं, वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर, एक्स स्क्वायर सुना है, एक्स स्क्वायर कैसा आता है, एक्स स्क्वायर का ग्राफ। अरे ऐसे मत करो, एक्स स्क्वायर नहीं सुना, पॉलिनोमियल से सुना था, कैसा था एक्स स्क्वायर का ग्राफ, पैराबोलिक, ठीक है। दोनों ही पैराबोलिक दे रखे हैं, ठीक है। अब इसके बाद पता होना चाहिए कि वाई स्क्वायर वाले पैराबोलिक का ग्राफ कैसा है। अच्छा, एक्स स्क्वायर वाले का कैसा आता था बेटा, बताना जरा, जरा ड्रॉ करना है एक्स स्क्वायर वाले का पैराबोला कैसा आता था, वो भी आ जाएगा। आपको कुछ पता होना नहीं चाहिए था, देखो ऐसा है ना, या फिर ऐसा, ठीक है, ऐसे कट करने वाला, ठीक है, गया ये भी सी ऑप्शन। ये कौन सा पैराबोला है, एक्स स्क्वायर वाला, है ना। ऐसे अगर ग्राफ बना दो एक्स स्क्वायर वाला पैराबोला, ये भी बच क्या गया, तो ये भी पैराबोलिक बट लाइक दिस। एक्स स्क्वायर का पैराबोला बेटा अगर ऐसे बनेगा तो वाई स्क्वायर वाले का कैसे बनेगा, ऐसे बनेगा, ठीक है। सीखेंगे आप, बट आप चाहते तो बना सकते थे, कुछ नया यूज नहीं किया मैंने इसको आंसर निकालने। आगे ये सब 50 सवाल है, भेज दूंगा मैं, बना लेना। कोई भी मशीन चलता है ना, उस मशीन से आप 100% एनर्जी एक्सट्रैक्ट नहीं कर सकते, कि हर मशीन की अपनी एफिशिएंसी हो, ठीक है। जैसे हम पढ़ते भी हैं तो अपनी हर लोगों की अलग अलग एफिशिएंसी होती है, ठीक है। वैसे ही अगर 12 जूल एनर्जी मशीन कंज्यूम कर रहा है, मतलब आपने मशीन को बिजली में लगाया, बिजली से उसने कितना लिया, 12 जूल, तो वो 12 का 12 जूल तो नहीं ना काम कर देगा, कितना काम करेगा, 75% ऑफ दैट 12 जूल। एक्चुअल में वो कितना एनर्जी कंज्यूम कर रहा होगा, निकालिए एक्चुअल में कितना एनर्जी गया वो लिफ्टिंग में, 75% ऑफ 12 जूल, 75% of 12 joule will give you what,
9 जूल। ये जो 9 जूल गया, दिस इज वेयर लिफ्टिंग अप अ 1 kg मास। तो 1 kg मास को लिफ्ट करवा लीजिए। एम, जी और एच। ठीक है, एच का वैल्यू क्या आएगा? क्या पूछा है? द मास इज अलाउड टू फॉल थ्रू दैट डिस्टेंस। अच्छा, पहले लिफ्ट किया और फिर छोड़ भी दिया। अच्छा, कोई बात नहीं, पहले तो हाइट निकाल लो। हाइट कितना आएगा? 9/10। अब इसको हमने क्या किया? ऊपर उठाकर फिर छोड़ दिया नीचे। तो ऊपर ही क्यों उठाया? fall through that distance. So this means what? Again mgh, 1 kg into g into 9/10 should be equals to what? Half into m into v square. So 10 से 10 गया, 2 उधर जाएगा तो क्या हो जाएगा? 18। v स्क्वायर का वैल्यू इज 18, v का वैल्यू क्या होगा? √18। ये आया आपका आंसर, v का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 18 मीटर पर सेकेंड। आगे हो गया। क्या होगा आंसर 16 का? बताइए, बोलिए, 16 का क्या आंसर होगा? सब चुप है। इतना पढ़ लिखने के बाद चुप थोड़ी रहना होता है। गलत ही बोलना होता है, लेकिन बोलना होता है। गलत नहीं करेंगे तो बाद में करेंगे। क्या होगा 16 का आंसर? ए। ऐसा सोचे नहीं। एक क्वेश्चन पढ़ो ध्यान से। हाइट कहां से लेना है? अबव द ग्राउंड। ठीक है, हाइट कहां से लेना है? अबव द। तो हाइट जब अबव द ग्राउंड लोगे, हाइट जब कम होगी, ठीक है, यहां पर काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? ज्यादा। हाइट जब ज्यादा होगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगा? कम। ये समझ में आता है आपको? तो हाइट को अगर आप कम कर दो, कम करो, इधर आओगे तो कम होगा ना हाइट, तो काइनेटिक एनर्जी क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। कांस्टेंट वाला तो आएगा नहीं। यहाँ हाइट बढ़ते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ये भी खत्म। यहाँ हाइट बढ़ते जा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ते जा रहा है, ये भी खत्म। आंसर क्या होगा? डिपेंड करता है बेटा, ये ग्राफ कैसा आएगा। अगर हाइट ऊपर से ले रहे होते तो अलग हो जाता आंसर। ठीक है, हाइट बढ़ते जाता और काइनेटिक एनर्जी भी बढ़ते जाता। हाइट नीचे से लिया 17। क्या होगा आंसर? बोलिए। क्योंकि अगर 16 आ गया तो 17 भी आना चाहिए सही। क्या होगा आंसर 17 का? बोलिए। हाँ, 17 का आंसर
ऐसे मत करिए, बनाइए ना बेटा। हाइट कहां से मेजर करना है फिर से? ग्राउंड से। तो हाइट जब यहां होगा तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होगा? ठीक है, हाइट कम पोटेंशियल एनर्जी कम, हाइट ज्यादा तो पोटेंशियल एनर्जी भी ज्यादा, है कि नहीं? क्योंकि ग्राउंड से हाइट मेजर कर रहे हैं। ऐसा कहां हो रहा है? हाइट ज्यादा और हाइट बढ़ता जाएगा, पोटेंशियल एनर्जी भी क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और लीनियर रिलेशन है ना, है ना। पोटेंशियल एनर्जी का रिलेशन क्या होता है? एम जी एच। पोटेंशियल एनर्जी की जगह वाई लिखिए, एच की जगह एक्स लिखिए, तो एम जी एक्स। कैसा रिलेशन है? लीनियर। तो ये तो नहीं आएगा। 18, ये तो सही आना चाहिए। क्या होगा 18 का आंसर? बोलिए। अगेन इट विल बी ए। टोटल एनर्जी विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। आप यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, यहां पर लिखो, किसी भी हाइट पर लिखो, टोटल एनर्जी मींस व्हाट? पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। इट विल रिमेन व्हाट? कांस्टेंट। तो ये ग्राफ अलग से पढ़ाते हैं, मैंने यहां पर आपसे सॉल्व करवाया, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इन सारे ग्राफ्स का। 18 क्वेश्चंस यहां पर हैं, ठीक है, ये हो गए। और इसके अलावा हैं, ठीक है, टोटल शायद 48 या 50 है, जैसा भी है ये मैं भेज दूंगा, प्लीज बना लेना, ठीक है। और एक चीज, ये तो यहां तक मोस्ट प्रोबेबली 48 या 50 होगा, काउंट कर लेना, या 50। कोई डाउट होगा तो मेरे से कल पूछ लेना। इसके अलावा एक नया तरीके का जेई के लिए जो होता है, ये जेई लेवल नहीं है, क्लास 9 का जेई लेवल है, ठीक है। तो एक तरीके का क्वेश्चन आता है, वहां पर मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस में से 2-3 भी करेक्ट हो सकते हैं, सिर्फ एक करेक्ट नहीं होगा, ठीक है। हो सकता है एक ही हो सकता है 2-3 भी हो सकता है आंसर ए बी सी तीनों आ जाए, ठीक है। तो ये हुआ मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। तो देखना कौन सा सही है, हो सकता है 2 ही करेक्ट हो सकता है 3 करेक्ट हो सकता है चारों करेक्ट हो जाए, हो सकता है एक ही करेक्ट हो। इस तरीके का क्वेश्चन आता है। तो ये कुछ क्वेश्चंस दिया है आपको बनाने के लिए, प्लीज बनाइएगा इसको भी। और जेई का जो लास्ट तरीके का सवाल होता है, ठीक है, वो ये नंबर वाला, जिसमें कोई ऑप्शन नहीं है, आराम से आपको बैठ के बनाना है, ठीक है। ये मैं आपको भेज दूंगा, कोशिश करना कि आज बन जाए, ठीक है। क्या करेंगे घर पर, है ना, थोड़ा टाइम पास करिए इसके साथ। 8-9 ये मैं भेज दूंगा, कोशिश कीजिएगा बनाने की, ठीक है। चलो डन, जा सकते हैं आप।